हमारा चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम तीसरा लेसन करेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकी या जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स तो यह एक जीव विज्ञान की शाखा है। ये क्या होती है, एक जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसमें आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रात रंग में हम फर्क नहीं कर पाते कि कौन सा रंग है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी जो होती है उसमें आरबीसी में रक्त का प्रवाह कम होने लग जाता है, उसे सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। तो आनुवंशिक रोगों, आनुवंशिक विभिन्नताओं व आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है या जेनेटिक्स कहलाती है। तो जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिक रोगों का, आनुवंशिक विभिन्नताओं का और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये आनुवंशिक लक्षण क्या आते हैं यह भी पढ़ेंगे, का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि आनुवंशिक शब्द सर्वप्रथम बैटसन ने दिया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषक शब्द किससे हुई है, जीन से। आनुवंशिक शब्द से पहले दिया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने, और ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति जीन से होती है। तो आनुवंशिक की परिभाषा क्या होगी, जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसमें आनुवंशिक रोगों का, आनुवंशिक विभिन्नताओं का, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक शब्द दिया था बैटसन ने। आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागत लक्षण। आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण क्या होते हैं। तो देखो आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे। आनुवंशिकता शब्द होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वंशागत शब्द की उत्पत्ति होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में। तो क्या होगा, एक वंश से मतलब एक पीढ़ी से लक्षण जब दूसरी पीढ़ी में जाएंगे उन्हीं लक्षणों को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण। तो देखो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। वंशागत लक्षण होंगे जो माता पिता से किस में जाएंगे, संतानों में। तो वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। उसके बाद है वंशागति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी या आनुवंशिकता। वंशागति, हेरिडिटी या आनुवंशिकता, ये भी क्या होता है, ये भी आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता। वे लक्षण जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। और आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता या हेरिडिटी या वंशागति या हेरिडिटी सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये परिभाषा सेम सी, इनको ध्यान से याद रखना है कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। और वंशागति क्या होती है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा, वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। इस शब्द का यह सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखो, देखो मेंडलवाद क्या होता है। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम होता है, वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने मटर के पौधे, क्या किया था, जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे का सबसे पहले वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सैटाइवम इसका वानस्पतिक नाम होता है। मेंडलवाद दिया था, वैज्ञानिक का नाम था मेंडल। वैज्ञानिक का नाम क्या था, मेंडल ने मेंडलवाद दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के एक प्रांत है, उस ऑस्ट्रिया के एक प्रांत का नाम है हेंजनडोर्फ
हेंजनडोर्फ के एक, इसमें भी एक गांव का नाम है सिलीसियन गांव में हुआ था। तो मेंडलवाद किस वैज्ञानिक ने था? मेंडल ने दिया था। इसका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ के सिलीसियन गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। जन्म कब हुआ? 1822 को, और 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखो, इसमें आगे यह है कि इन्होंने अपने नियमों को, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। इन्होंने अपने नियमों को एक संस्था का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने नियमों को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने नियमों को किस संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया? उसका नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो मेंडलवाद इसी को कहा जाता है कि मेंडल, सबसे पहले इसमें मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ के सिलीसियन गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई थी। उसके बाद यह है कि उन्होंने आनुवंशिकता के संबंधित अनेक नियम दिए। तो इनके 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये इन तीनों नियमों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने नियमों को एक सोसाइटी, एक संस्था का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके अलावा मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आनुवंशिकी का जनक किसको बोलते हैं? आनुवंशिकी जनक बोलते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसको बोलते हैं? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो देखो, इसमें मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ तथा इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ने उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या बताया? पाइसम सैटाइवम पर संकरण से संबंधित अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता नियम दिए, जिन्हें क्या बोला जाता है? मेंडलवाद बोला जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उन्हें क्या बोला जाता है? मेंडलवाद बोला जाता है। अब मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? कि मेंडल की सफलता के कारण देखो, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के नियम क्यों सफल हुए, उसके कुछ कारण हैं। इसमें मेंडल की सफलता के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण क्या होगा कि मेंडल ने अपने जो भी रिकॉर्ड था उसको लिखित में रखा। मेंडल ने अपने रिकॉर्ड को लिखित में रखा था। और दूसरा, उन्होंने सांख्यिकी मतलब गणित का भी उसमें प्रयोग किया था। तो देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड लिखित में रखा तथा इन्होंने अपने प्रयोग में सांख्यिकी का प्रयोग किया। इसलिए मेंडल की ये पहला पॉइंट था मेंडल की सफलता का कारण। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था। और मटर का पौधा क्या होता है? मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय, मतलब 1 वर्ष में ही उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर के पौधे को चुना जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा 1 वर्षीय होता है। ये मेंडल की सफलता का दूसरा कारण था। तीसरा कारण देखो, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया।
उन्होंने एक समय में सिर्फ एक लक्षण को देखा, जैसे मान लो मटर के पौधे की ऊंचाई का अध्ययन किया या पुष्प की स्थिति का अध्ययन किया कि पुष्प सबसे ऊपर लग रहा है या फिर साइड में शाखाओं पर लग रहा है, जैसे फली की आकृति फूली हुई फली है या फिर झुर्री फूली हुई फली या फिर क्या है संकीर्णित है, मतलब मुरझाई हुई फली है, उसका अध्ययन किया था। मतलब मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ये इसकी सफलता के 3 कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या था? फर्स्ट कारण ये था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को रिकॉर्ड में रखा और लिखित में रखा और अपना सांख्यिकी का मतलब गणित का उपयोग किया था। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उनके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कुछ ही समय में कर सकते हैं। तीसरा, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। अब देखो, मेंडल द्वारा मटर के पौधे को अपने प्रयोग में चयन करने का कारण क्या था? इसमें देखो, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन करने के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला कारण यह आ जाएगा कि मटर का पौधा जो होता है, क्या बताया था, 1 वर्षीय होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा मटर के पौधे में कम समय में अनेक पीढ़ियाँ प्राप्त की जा सकती है। पहला कारण यह है कि मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होगा, 1 वर्ष में ही अनेक पीढ़ियों का इसका अध्ययन किया जा सकता है। इन्होंने मटर को, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। दूसरा, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा क्या होगा? द्विलिंगी होता है तथा इसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है तथा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। मटर का पौधा होता है द्विलिंगी और इसमें क्या होता है? स्वपरागण भी आसानी से किया जा सकता है। तीसरा इसका पॉइंट है, मटर के पुष्प में विपुंसन विधि द्वारा या कृत्रिम परागण आसानी से, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। इसमें देखो, स्वपरागण भी संभव है। स्वपरागण किसको बोलते हैं? जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों उपस्थित हो तो वहाँ पर स्वपरागण संभव होता है। और परपरागण मतलब अलग अलग पौधे पर हो, उसको बोलते हैं परपरागण। तो इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा मटर के पुष्प में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण भी आसानी से किया जा सकता है। विपुंसन विधि क्या होती है? विपुंसन विधि होती है कि मादा पादप के रूप में चुने गए पादप के द्विलिंगी पुष्पों में कलिकावस्था में अपरिपक्व वर्तिकाग्र को हटा देना। दोबारा सुनो, मादा पादप के रूप में चुने गए पादप के द्विलिंगी पुष्पों में कलिकावस्था में अपरिपक्व वर्तिकाग्र को हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। सीधा सी है कि विपुंसन क्यों किया जाता है? विपुंसन किया जाता है स्वपरागण को रोकने के लिए। विपुंसन से मतलब यहाँ पर स्वपरागण को रोकना है, उसके लिए विपुंसन विधि काम में ली जाती है। चौथा पॉइंट है, मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण, मतलब अलग अलग लक्षण प्राप्त किए उन्होंने। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? मटर के पौधे के चुनने का कारण क्या था? मटर के पौधे का चयन क्योंकि ये छोटा पौधा होता है, 1 वर्षीय होता है। दूसरा, द्विलिंगी होता है, इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है। इसने विभिन्न प्रकार के लक्षण देखे थे, वो क्या थे? देखो, पादप के लक्षण, प्रभावी लक्षण कौन से थे और उसमें अप्रभावी लक्षण कौन से थे? तो पादप की ऊंचाई, पादप लंबा हो सकता है, बौना हो सकता है, तो लंबापन क्या होगा? उसका प्रभावी लक्षण होगा और बौनापन क्या होगा? उसका अप्रभावी लक्षण होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि पुष्प की स्थिति कक्षीय हो सकता है या फिर अग्रस्त होता है। कक्षीय का मतलब होता है साइड में हो सकता है, शाखाओं पर हो सकता है, या फिर अग्रस्त मतलब सबसे ऊपर, पौधे की सबसे ऊपर पुष्प हो सकता है। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई भी हो सकती है फली, या फिर संकीर्ण, संकीर्ण मतलब मुरझाई हुई हो सकती है। या तो फूली हुई होगी ऐसे, और या फिर क्या होगी? ऐसे मुरझाई हुई फली हो सकती है। अगला पॉइंट, अपरिपक्व फली का रंग, जब फली पकी नहीं हुई है उसका रंग कैसा? हरा, हरा तो प्रभावी में आएगा और पीला अप्रभावी में आएगा। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी होता है और सफ़ेद अप्रभावी होता है। बीजों की आकृति गोलाकार तो प्रभावी में आएगी और झुर्रीदार, झुर्रीदार मतलब मुड़ी हुई आकृति अप्रभावी में आएगी। बीज का रंग पीला प्रभावी में आएगा और हरा अप्रभावी में आएगा। तो टोटल ये 7 प्रकार के लक्षण थे जिनको मटर के पौधे पर मेंडल ने देखा था। पादप की ऊंचाई को, पुष्प की स्थिति को, परिपक्व फली की आकृति को, अपरिपक्व फली के रंग को, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो टोटल 7 प्रकार के लक्षण देखे थे। इसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं? आगे देखो, मेंडलवाद की पुनर्खोज।
मेंडलवाद की पुनर्खोज का मतलब है कि मेंडल के बाद मेंडल के नियमों की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की। इनमें 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की थी। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक है, उसका नाम होता है, मेंडल की मृत्यु के बाद इन्होंने इनकी खोज की थी। सबसे पहला वैज्ञानिक है ह्यूगो डिवरिज। ये कहाँ के थे? ह्यूगो डिवरिज थे हॉलैंड के। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कॉर्ल कोरेंस जो थे वो थे जर्मनी के। और तीसरे वैज्ञानिक थे इरिक वॉन सैरमैक थे ऑस्ट्रिया के। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की मृत्यु के बाद इनके नियमों की दोबारा से खोज की थी। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरिज, दूसरे कॉर्ल कोरेंस जर्मनी के, और तीसरे ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सैरमैक ने। इन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की थी 1900 में। तो देखो, मेंडल की मृत्यु के बाद हॉलैंड के ह्यूगो डिवरिज, जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस व ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सैरमैक ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज 1900 में की।